नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारतवासी पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक 4-5 साल पुराना टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2014-15 के आसपास ये टॉपिक काफ़ी सुर्खियों में था, फिर वक्त के साथ दब गया, लेकिन एक बार फिर से ये चर्चा में आया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है डिबेट ऑफ कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी। अब ये कॉलेजियम क्या है, एनजेएसी क्या है, पहले डिबेट शुरू करने से पहले हम लोग कॉलेजियम और एनजेएसी को जान लेते हैं। तो कॉलेजियम वो प्रोसीजर है, वो सिस्टम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस या लॉयर्स की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो उसके 5 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो ये अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, फिर ये नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होती है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऑब्जेक्शन खड़ी भी करती है तो वो कॉलेजियम पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अब ये कॉलेजियम सिस्टम निकला कहाँ से, तो देख लीजिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 124, 2 एंड 217 मौजूद है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस या अन्य फंक्शनरीज की नियुक्ति के लिए। लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम फिर किधर से निकला? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजेस का निचोड़ है। पहला जजमेंट था 1981 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जजमेंट जो गया था उसमें एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी रखा गया था। उसके बाद सेकंड था 1993 में केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1981 के जजमेंट को ओवर रूल किया और एक सिस्टम को डिवाइस किया, कॉलेजियम सिस्टम, जिसके तहत जजेस की अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र वगैरह देखा जाना था। उसके बाद 1998 में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तब के प्रेसिडेंट KR नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट को जारी किया था आर्टिकल 143 के रेफरेंस में कुछ राय लेने के लिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर 9 पॉइंट्स गाइडलाइन बनाए थे। तो ये 3 जजमेंट्स मुख्यतः माने जाते हैं जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को इंडिया में पनपने दिया। अब इसका विरोध क्यों होता रहा है वक्त वक्त पे? तो इसमें इसकी कुछ खामियां हैं, जैसे कि इसमें सीनियरिटी लेवल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मेरिट को नहीं। ये काफ़ी ओपेक होता है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉबिंग ज़बरदस्त होती है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ना ही इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रिस्क्राइब किया है, ना ही ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट से आया है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर भी सवाल उठते हैं। अब एनजेएसी क्या है? एनजेएसी का फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब ये एनजेएसी का उदय कैसे हुआ? तो बता दें कि 1998 से 2004 के बीच में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब उन्होंने एक कमीशन का गठन किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस M.N. वेंकटाचलैया। उनसे राय मांगी गई थी कि क्या ये जो अभी का कॉलेजियम सिस्टम है वो सही है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो उन्होंने सुधार की गुंजाइश जताई और एक अल्टरनेटिव का सुझाव दिया, जो अल्टरनेटिव था एनजेएसी। उसमें उन्होंने 5 मेंबर्स का सुझाव दिया था, जिसमें कि CJI रहेंगे, लॉ मिनिस्टर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे और एक एमिनेंट पर्सनालिटी होगी पब्लिक से, जिसे कि प्रेसिडेंट CJI से कंसल्ट करके चुनेगी। उसके बाद जब 2014 में फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो उन्होंने एनजेएसी पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास कराया 2014 में। 13 अगस्त को लोकसभा ने पास किया, 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा ने पास किया।
जिसमें कि 99th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 124A, जो NJAC के कंपोजिशन का प्रोविज़न को प्रोवाइड कर रहा था। फिर उन्होंने NJAC एक्ट को भी पास कराया। फिर इसके बाद 16 स्टेट्स गवर्नमेंट ने इसे रेटिफाई किया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने 2014 दिसंबर 31 को इसको अपनी स्वीकृति दी और 13 अप्रैल 2015 से ये कानून लागू हो गया। उसके बाद ये कोर्ट गया, जहाँ पर कोर्ट में इसको 4-1 के मेजॉरिटी से असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब NJAC में प्रावधान क्या था? इसमें 6 मेंबर्स का प्रावधान बनाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन, जिसको कि 3 साल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। और इस 2 मेंबर में से 1 मेंबर SC ST या फिर OBC से होंगे। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों आखिर किया गया? 4-1 की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस JS खेयर, जिन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। एक जज थे जस्टिस J चेलमेश्वर, जिन्होंने NJAC के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसीलिए 4-1 से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। उनका कहना था कि ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करता है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन बाद में काफ़ी सारे जजेस ने इसका विरोध किया, जैसे कि एक तो खुद उस जजमेंट में J चेलमेश्वर ने इसका विरोध किया था। उसी समय फैसला सुनाते वक्त उन्होंने इसके पक्ष में सुनाया था। बाद में उसी बेंच के एक जज थे कुरियन जोसेफ, जिन्होंने NJAC के विरोध में फैसला सुनाया था। बाद में उन्होंने इस फैसले पर अपना पछतावा जताया था और कई अन्य जजेस ने भी इस पर अपना विरोध जताया था। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने तो रेजिग्नेशन तक दे दिया था। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हो रही धांधली पर अपना राय व्यक्त किया था और कॉलेजियम सिस्टम को मतलब गलत बताया था। तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम जो है एक जुडिशियरी के लिए अभिशाप की तरह है और भारत की जुडिशियरी में इतने ड्रॉबैक्स हैं, इतने लूपहोल्स हैं कि इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी को पता है कि हमारी जुडिशियरी कितनी लैगिंग है, उसमें कितने फ्लॉज हैं उसमें। और NJAC एक अच्छा कदम था जिसे गवर्नमेंट भुना नहीं पाई। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि गवर्नमेंट एक अच्छा सुधार कर सकती थी थोड़े संशोधन और करके, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। खैर, अभी भी अब वक्त के साथ कुछ और संशोधन, कुछ और नए तरीके ईजाद करने चाहिए और इस कॉलेजियम सिस्टम से भारत की जुडिशियरी को निजात दिलाना चाहिए। धन्यवाद।